नमस्कार ऑफिसर्स। एक बार फिर से कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अब तो आपकी तैयारी बिल्कुल फाइनल स्टेज में होगी और आशा करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग प्रिपेयर हो चुके होंगे। और ये जो आपका सीरीज चल रहा है मिशन सीजल 24, ये आपको बहुत ही अधिक प्रॉफिट दे चुका होगा या फिर दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो सीरीज है इसमें मैं टीसीएस के द्वारा पूछी जाने वाली सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। सभी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पे मैं चर्चा कर रहा हूँ और उन टॉपिक्स पे भी चर्चा कर रहा हूँ जो कि आप कमेंट सेक्शन में हमें सुझाव दे रहे हैं। तो उसी में से आज का जो टॉपिक है वो है एलिगेशन। ऐसे एलिगेशन पे एक और वीडियो पहले आ चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने बेसिक थ्योरीज दिया था और अभी मैं जो देने वाला हूं इसमें सभी हाई लेवल के क्वेश्चंस, कुछ बेसिक थ्योरीज भी हैं और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बताया था एलिगेशन में दो वस्तु का अलग अलग प्रॉपर्टी दिया रहता है और फिर कंबाइन प्रॉपर्टी दिया रहता है तो एलिगेशन काम करता है। दो वस्तु का अलग अलग प्रॉपर्टी दिया रहता है और फिर इन दोनों का कंबाइंड प्रॉपर्टी दिया रहता है तो एलिगेशन काम करता है। ये भी बताया था कि ये जो कंबाइंड प्रॉपर्टी है ये इन दोनों के हमेशा बीच में ही होगा, छोटे वाले से छोटा नहीं हो सकता और बड़े वाले से बड़ा नहीं हो सकता है। प्रॉफिट लॉस में मैं बताया था एलिगेशन इन प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन इन प्रॉफिट लॉस, इसमें मैं बताया था कि जो रेशियो निकलता है बच्चों, जो रेशियो निकलता है ये कॉस्ट प्राइस का निकलता है या क्वांटिटी का निकलता है। मैं कारण भी बताया था ऐसा क्यों होता है, मैं कारण बताया था आप लोग को। जो टाइम एंड डिस्टेंस का मैं बताया था, टाइम एंड डिस्टेंस का बताया था बेटा कि जो रेशियो निकलता है बच्चों, जो रेशियो निकलता है ये टाइम का निकलता है। किसका निकलता है? टाइम का निकलता है कि नहीं? फिर मैं नॉर्मल मिक्सचर में मैं बताया था, मिक्सचर में मैं बताया था कि ये जो रेशियो निकलता है बच्चों ये क्वांटिटी का निकलता है। किसका निकलता है? क्वांटिटी का निकलता है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपका एवरेज रिलेटेड होगा और साथ साथ में नंबर सिस्टम में किस प्रकार इस्तेमाल होता है वो भी मैं बताने वाला हूं। जैसे आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे भैंस बगुला वाला क्वेश्चन, तो वहां भी हम लोग कैसे एलिगेशन को इस्तेमाल करते हैं वो बताने वाला हूं। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए आज का क्वेश्चन मैं करता हूं, ध्यान से देखते जाए। एक कारखाने में श्रमिकों की औसत मासिक वेतन इतना है, 100 टेक्नीशियनों का औसत मासिक वेतन इतना है और गैर टेक्नीशियन का औसत मासिक वेतन इतना है। कारखाने में श्रमिकों की कुल, तो देखिए यहां दो तरह के श्रमिक हैं, एक है 100 टेक्नीशियन और दूसरा है नन टेक। ठीक है, और सबका कंबाइंड वेतन है 6000। तो जो टेक है बेटा, जो टेक्नीशियन है इनकी संख्या है 100 और इनका मासिक वेतन है 12। ट्रिपल जीरो सबका हटा दो, ट्रिपल जीरो सबका हटा दो क्योंकि घट करके उसे कटना ही है। तो टेक का मासिक वेतन है 12 और नॉन टेक का मासिक वेतन है 4। जबकि इन सभी का कंबाइंड देखिए, कारखाने में सभी का कंबाइंड कितना है बेटा? 6 है। कितना है बेटा? 6 है, जिसमें कि टेक का 12 है और नॉन टेक का कितना है? 4 और सभी का कंबाइंड है 6। अब आप इसे हल करें, ये हो गया 2, ये हो गया 6, 1:3 हो गया, 1:3 हो गया। अब सुनिए, एक का मान 100 दिया, एक का मान कितना दिया? 100, तो 3 का मान इनकी संख्या हो जाएगी 3। 1 का मान 100 तो 3 का मान कितना हो गया? 300 हो गया। तो बोल रहा है कुल संख्या कितना होगा? तो 300 प्लस 100 बराबर कितना होगा बच्चों? 400। कितने श्रमिक हैं? तो उस कारखाने में अभी एट प्रेजेंट 400 श्रमिक हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलेज के 132 छात्रों का औसत अंक 50 है, छात्रों का 55 है और अनुत्तीर्ण छात्रों का 35 है। उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक का क्रमशः अनुपात होगा। सुनते जाना। देखिए
दो तरह के छात्र हैं, एक है पास और दूसरा है फेल। सभी पास छात्रों का औसत अंक है 55 और फेल का है 35। सुनते जाइएगा, पास का है 55 और फेल का है 35, जबकि पूरे स्कूल का, पूरे कॉलेज का एवरेज कितना है? 50 है। पूरे कॉलेज का एवरेज कितना है? 50 है। सुनिएगा, पूरा कॉलेज का है 50, में पास का है 55 और फेल का है 35। क्लियर है बच्चों? तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां हो गया 5, यहां हो गया 50, 3:1। मैं बोला जो रेशियो निकलता है वो क्वांटिटी का निकलता है, मतलब नंबर का निकलता है। क्वांटिटी दैट मीन्स नंबर। इसका मतलब पास होने वाले छात्र 3 हैं और फेल होने वाले छात्र 1। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहां पर आपसे एक बात देखिएगा, मैक्सिमम लोग 3-1 नहीं देख 1-3 देख करके टिक मार देंगे वो। लेकिन यहां क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण छात्र कुल अंकों, यहां देखिएगा, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का रेशियो पूछ। अब देखिए अंक का रेशियो, ये टोटल कितना नंबर है निकालने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। 3 छात्र है और सबको एवरेज कितना मिल रहा है? 55। 3 छात्र पास कर रहा है, सबका एवरेज कितना है? 55 है। तो इनका टोटल अंक होगा 55 इंटू 3। दूसरा, फेल छात्र 1 हैं और इनका एवरेज अंक 35 है, तो इनका कुल अंक होगा 35 इंटू 1, है कि नहीं? तो 11×5 = 55, 7×5 = 35, मतलब 33:7 होगा। 33:7 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। फिर से एक बार बोल देता हूं, हड़बड़ाना नहीं है, देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर मैच करने की कोशिश नहीं करना है, अंत तक पढ़ना है। या मैक्सिमम लोग 1-3 का रेशियो मार के निकल लेते, या 3-1 अगर रहता 3-1 मार का निकल लेते। लेकिन मेरे भाई यहाँ उनकी संख्या का रेशियो नहीं पूछा, उनके कुल अंक का रेशियो पूछा। तो पास छात्र 3 हैं और इनका एवरेज अंक 55 है, तो इनका कुल अंक होगा 55 इंटू 3। फेल छात्र 1 हैं और इनका एवरेज अंक है 35, तो कुल अंक हो गया 35 इंटू 1। रेशियो निकाल लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे बच्चों? अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आपको क्या करना है, पॉज करके दोबारा वीडियो को देखना है। और एक बात और, जो क्वेश्चन मैं आपके कैरियर वर्क के लिए देता हूं, इसे जरूर बनाएं और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर सबमिट करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन, आप समझो एक क्वेश्चन यहां पर लाने के लिए बहुत सारे टीम मेहनत करते हैं। हमारी जो टीम है लगातार मेहनत करती है, तब ये क्वेश्चन आपके पास आ पाता है। तो इसका आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, मैथ वीडियो देखने से नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो ये कैरियर वर्क है, इसका आंसर आप लोग को सबमिट करना। अब देखिएगा, अब अगला टाइप आप लोग पढ़े होंगे भैंस और बगुला वाला। ठीक है, ध्यान से सुनिए। भैंस तथा बगुला के एक समूह में सिरों की संख्या 14 है, जबकि पैर की संख्या इतना है, तो समूह में बगुला की संख्या। तो देखिए, टोटल भैंस प्लस बगुला, भैंस प्लस बगुला टोटल 14 है। तो एक बात बताइए, भैंस और बगुला कहां पर चेंज होता है? हेड की संख्या में तो चेंज नहीं करता है, वो लेग पीस की संख्या में चेंज। सुनते जाइएगा मेरी बात। तो हर एक भैंस को 4 लेग पीस होता है। कितना लेग पीस होता है? 4 लेग पीस होता है। या तो यूनिट डेटा पे काम कर सकते हैं या टोटल डेटा पे। देखिए, एलिगेशन आप सिंगल डेटा पे भी लगा सकते हैं या टोटल डेटा पे भी लगा सकते हैं। अगर 14 भैंस होते तो टोटल लेग पीस कितना होता? 56। अगर 14 का 14 बगुला होता तो हर एक बगुला को 2 लेग पीस, 14 कितना? 28। यहां पर मैंने टोटल डेटा में लगा रहा हूं। एक और क्वेश्चन है, वहां पर मैं सिंगल डेटा में लगा के दिखा दूंगा। ठीक है, अगर सभी भैंस होते तो 56 लेग पीस होता, सभी बगुला होता तो 28 लेग पीस होता। लेकिन रियल में मिलाकर के लेग पीस की संख्या है 48। कितना है बच्चों? 48। देखिए, ये घट के हो गया 8, ये 20 है कि नहीं? 4 10 10:4। 14 का मान 14, 14 का मान 14। यहाँ देखिए, 14 का मान है 14, तो 1 का मान 1 हो गया,
तो बगुला की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 4 हो गई। बगुला की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ मैं टोटल डेटा पे काम किया। एक और क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, कैसे यूनिट डेटा पे काम करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोग को कैसे यूनिट डेटा पे काम करते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे कैरियर वर्क था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मुर्गी और गाय, ठीक है? मुर्गी को 2 लेग पीस, गाय को 4 लेग पीस। लेकिन आप देखेंगे मिला करके 140 लेग पीस है। कितनी संख्या का? 48 संख्या का। तो एक यूनिट पे होगा 140/48, है कि नहीं? 35 12। अब डिनोमिनेटर में 12 है तो 12 से सबको गुना कर लीजिए। तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 12 से गुना करेंगे तो 35। हटाइए तो यहाँ हो गया 13, यहाँ हो गया 13 और यहाँ पर हो गया 11। 13 11 24, 24 का मान 48, 24 का मान 48, तो 1 का मान 2, 1 का मान 2। तो मुर्गी की संख्या 13 दूनी कितना होगा? 26 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे मैं बता देता हूं, एलिगेशन का एक और बेहतरीन मेथड है, वो है शिफ्टिंग मेथड, ठीक है? मैपिंग मेथड, ठीक है? तो उस मेथड पे भी मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर बना दूंगा। वो इस मेथड से कहीं ज्यादा आसान है। तो मैं उस अलग मेथड पे भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि होता क्या है ना कि कोई भी नए मेथड को सीखना है, जब तक उस पे आप 10-20 प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो मैं शिफ्टिंग मेथड को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा। आप निश्चिंत रहिएगा, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ला करके मैं वो कवर अप कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आप सबको इस क्वेश्चन को देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कईयों बार एग्जाम में आ चुके हैं। किसी परीक्षा में किसी छात्र को प्रत्येक सही के लिए 4 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। छात्र ने 60 हल किया और 140 अंक प्राप्त किया, तो सही उत्तर क्या था? सुनिएगा। राइट और रॉन्ग मिलकर के 60 प्रश्न है। अब आप बताइए, सभी सही होते तो कितना अंक मिलता? 240 मिलता। अगर सभी गलत होते तो 60 एकम कितना? 60 माइनस 60 मिलता। लेकिन रियल में उन दोनों सही और गलत के कारण उसे कितना मिला है? 140 मिला है। कितना मिला बच्चों? 140 मिला है। 140 मिला है। तो जब यहां देखोगे तो ये हो गया 200 और ये हो गया 100। तो 2:1, 2:1, 2:1, 3 का मान 60, 3 का मान 60, 1 का मान हो गया 20। तो सही उत्तर, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। सही उत्तर उसका हो जाएगा 40 हो जाएगा और गलत उत्तर की संख्या 20 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब देखें, कुछ और क्वेश्चन जो बनते हैं एलिगेशन पे, अब मैं उस पे काम कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहें। एक प्रयोग में यह देखा गया धातु ए पानी से 19 गुना भारी, पी पानी से 9 गुना भारी है। धातु और ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी? देखिए, तीनों का प्रॉपर्टी दिया। दो धातु को मिला करके एक नया मिश्रण बना रहे हैं। अब तीनों का प्रॉपर्टी दिया है। ये पानी से 19 गुना भारी है। अगर मैं वाटर को 1 मान लूं तो इसका हो जाएगा 19। बी जो है ये पानी से 9 गुना भारी, तो 9 एकम 9। और जो मिश्रण बन रहा है वो पानी से 15 गुना भारी हो गया, ये 15। ठीक है, अब आप इसे घटा लें, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, मतलब 3:2 होगा। उसका जो मिलाने का रेशियो होगा, तो पहले देख लीजिए ए और बी को किस अनुपात में, तो 3:2 लाना होगा। बेहद आसान सा क्वेश्चन CHSL 2023 का। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों आप लोग का? एकदम क्लियर है। चलिए अब देखें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को देखिएगा कि ये सभी क्वेश्चन में कैसे एलिगेशन को इस्तेमाल करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन। अब एक बात बताता हूं, जो भी रेशियो रहता है, मान लीजिए एक मिश्रण है, उसमें 2 प्रकार के द्रव का रेशियो है, ठीक है? अगर उससे हम कुछ निकालते हैं तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम कुछ मिलाते हैं तो रेशियो में परिवर्तन होता है। बात समझिएगा। एक खंभा दारू है, अब सोचिए उसमें से मैं कुछ पी लिया, तो जो बचेगा उसका टेस्ट चेंज करेगा क्या? बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। तो थ्योरी क्या निकल रहा है
कि जब भी किसी मिश्रण से हम पदार्थ को निकालते हैं, मिश्रण निकालते हैं, तो रेशियो या परसेंटेज चेंज नहीं करता है, लेकिन उसमें अगर हम कुछ मिला देते हैं तो रेशियो या परसेंटेज चेंज कर जाता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, द्रव से भरी एक बोतल के 4 भाग पानी और 5 भाग फल है, मतलब वाटर और फ्रूट का रेशियो 4:5 है। ठीक है। इस द्रव में से कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी डाला जाना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा फल। अब सोचिए, इसमें से हम अगर मिश्रण निकालें, अगर हम कुछ भाग निकाल लें तो रेशियो आपका चेंज करने वाला नहीं है, ये 4:5 ही रहेगा। अब आप इसमें क्या मिला रहे हैं, उसके स्थान पे पानी मिला रहे हैं, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। तो जो मिश्रण है उसमें रेशियो आधा पानी और आधा फल, आधा वाटर और आधा फल, इसका मतलब हो गया कि 1:1 बराबर हो गया ना, आधा आधा मतलब 1:1। अब इस एलिगेशन को फ्रैक्शन में बदलना है, या तो आप वाटर के रिस्पेक्ट में बनाएं या तो फ्रूट के। तो वाटर के रिस्पेक्ट में बनाइए, वाटर के, दोनों में से किसी के रिस्पेक्ट में बना सकते हैं। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें वाटर की मात्रा 4 है, वाटर के रिस्पेक्ट में बना रहा हूं। वाटर 4 है, कितना में, 9 में, 4 है 9 में। अच्छा, वाटर में वाटर का परसेंट कितना होता है, जो मिला रहे हैं वाटर, उसमें वाटर का परसेंट कितना, आप बोलोगे सर 100% है, मतलब वाटर में वाटर की मात्रा 1 हो गई। इसमें वाटर की मात्रा है 1, कितना में, 2 में, तो 1/2। अब मैं बोला कि अगर फ्रैक्शन में हो बच्चों, अगर फ्रैक्शन में हो तो आप लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से। 9 दूनी 18, 18 से गुना कर लीजिए पूरा सिस्टम को। ये बन जाएगा 18, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 8। अब आप घटा लीजिए, अब आप घटा लीजिए, तो यहां पर हो गया 18 में 9 गया तो 9, 9 में 8 गया तो 1। तो बोलता है कितना निकाल करके उसके स्थान पर मिलाना है। तो सुनिए, निकालने के बाद है मिश्रण मेरे पास 9 और मिलाए हैं आप 1, तो टोटल पहले कितना था, 10। टोटल कितना था, 10। आपने एक्सचेंज कितना का किया, 1 का एक्सचेंज किया, कितना में, 10 में, तो 1/10 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। देखो, आप मिलाए हो कितना, 1, निकालने के बाद बचा कितना, 9, और जितना आप निकाले हो उतना मिलाए हो, तो टोटल मिश्रण कितना है, 10। 10 में से आपने एक्सचेंज कितना किया, 1 का एक्सचेंज किया, कितना में, 10 में, 1/10 होगा। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को बहुत अच्छे से सीखिए। अगर नहीं समझ में आता है, दोबारा वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, फिर इसको अच्छे से कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे आप रेशियो से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और। एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल था जिसमें 64% पानी था, ठीक है। बर्तन में से 4 लीटर निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है। सुनिएगा, अम्ल और वाटर आपका ये है, जिसमें 64% वाटर है 64%। अब इसमें से अगर मैं 4 लीटर निकाल लूं, तो क्या जो टेस्ट है, जो बचेगा, द्रव जो बचेगा मेरे पास, जो लिक्विड बचेगा, उसका टेस्ट चेंज करेगा क्या? अब बोलोगे बिल्कुल नहीं, निकालने के बाद चेंज नहीं करता है। तो इसमें भी वाटर जो होगा वो 64%। अब बोलता है उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। अब इसमें वाटर मिलाया जाता है, तो लिखता है कि जो परिणामी घोल है, जो मिश्रण बन रहा है, उसमें 30% अम्ल है। कितना परसेंट अम्ल है? 30% अम्ल है। इसका मतलब 70% वाटर है। कितना वाटर है? 70%। क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में मैं इसे बना रहा हूं एलिगेशन को, यहां पर वाटर का परसेंट 64, यहां 70, और जो हम वाटर मिला रहे हैं, उसमें वाटर का परसेंट कितना होगा बच्चों? अब बोलोगे सर 100% होगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 30, 5:1, 5:1। शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा क्या है? अब सुनना, आप 4 निकाले हो और 4 ही मिलाए हो, लिखा है उतनी ही मात्रा में पानी मिलाए। क्योंकि आप 4 निकाले हो तो 4 मिलाए हो, तो 1 का मान हो गया 4, तो 5 का मान कितना हो गया? 20, तो टोटल मात्रा भी है 24।
अभी टोटल मात्रा 24, मतलब प्रारंभ में भी टोटल, यहाँ पर प्रारंभ में टोटल 24 होगा, यहाँ भी टोटल कितना होगा बेटा 24 होगा। कारण है अगर एट प्रेजेंट 24 है तो प्रारंभ में 24 इसलिए होगा क्योंकि जितना मिश्रण निकाला गया है उतना ही डाला गया है। तो अगर अभी टोटल 24 है तो प्रारंभ में भी 24 होगा। तो लिखता है शुरुआत में पानी की मात्रा, शुरुआत में पानी की मात्रा, तो यहाँ पर वाटर की मात्रा होगी 24 का 64%, 24 का 64%। ठीक है, तो देखिए 4 चौका 16, यूनिट डिजिट 6 होगा। वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, फिर इसको अच्छे से कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे आप रेशियो से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और। एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल था जिसमें 64% पानी था। ठीक है, बर्तन में से 4 लीटर निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है। सुनिएगा, अम्ल और वाटर, अम्ल और वाटर आपका ये है जिसमें 64% वाटर है, वाटर है 64%। अब इसमें से अगर मैं 4 लीटर निकाल लूं, अगर मैं 4 लीटर निकाल लूं तो क्या जो टेस्ट है, जो बचेगा, द्रव जो बचेगा मेरे पास, जो लिक्विड बचेगा उसका टेस्ट चेंज करेगा क्या? अब बोलोगे बिल्कुल नहीं, निकालने के बाद चेंज नहीं करता है। तो इसमें भी वाटर जो होगा वो 64%। अब बोलता है उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। अब इसमें वाटर मिलाया जाता है, वाटर मिलाया जाता है, वाटर मिलाया जाता है, तो लिखता है कि जो परिणामी घोल है, जो मिश्रण बन रहा है उसमें 30% अम्ल है। कितना परसेंट अम्ल है? 30% अम्ल है। इसका मतलब 70% वाटर है। कितना वाटर है? 70%। क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में मैं इसे बना रहा हूं एलिगेशन को, यहां पर वाटर का परसेंट 64, यहां 70, और जो हम वाटर मिला रहे हैं, जो हम वाटर मिला रहे हैं उसमें वाटर का परसेंट कितना होगा बच्चों? आप बोलोगे सर 100% होगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 30, 5:1, 5:1। शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा क्या है? अब सुनना, आप 4 निकाले हो और 4 ही मिलाए हो, लिखा है उतनी ही मात्रा में पानी मिलाए। क्योंकि आप 4 निकाले हो तो 4 मिलाए हो, तो 1 का मान हो गया 4, तो 5 का मान कितना हो गया? 20। तो टोटल मात्रा भी है 24, अभी टोटल मात्रा 24, मतलब प्रारंभ में भी टोटल, यहां पर प्रारंभ में टोटल 24 होगा, यहां भी टोटल कितना होगा बेटा? 24 होगा। कारण है अगर एट प्रेजेंट 24 है तो प्रारंभ में 24 इसलिए होगा क्योंकि जितना मिश्रण निकाला गया है उतना ही डाला गया है। तो अगर अभी टोटल 24 है तो प्रारंभ में भी 24 होगा। तो लिखता है शुरुआत में पानी की मात्रा, शुरुआत में पानी की मात्रा, तो यहाँ पर वाटर की मात्रा होगी 24 का 64%, 24 का 64%। ठीक है, तो देखिए 4 चौका 16, यूनिट डिजिट 6 होगा। देखिए 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 यूनिट डिजिट 6 होगा, मतलब ये दोनों चला गया। अब देखना, इसे अगर हम गुना करते हैं, अप्रोक्स ये 65 है, ये अप्रोक्स 25, आप चाहें तो गुना भी कर सकते हैं। 60 दूनी 120 माने 1200 से ज्यादा होगा, 1200 से क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर यहाँ 60 रहता, यहाँ 20 रहता तो 1200 से ज्यादा होगा, जो कि ये नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन था लेकिन और बेहतरीन था ये। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक और क्वेश्चन जो कि सीजीएल 2023 का क्वेश्चन, फिर से बोल देता हूं, जो क्वेश्चन मैं कैरियर वर्क के लिए छोड़ता हूं उसे जरूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दें। ये एक और बेहतरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 प्रकार के चाय को क्रमशः 60 रुपए प्रति किलो और 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचता है। तो उससे पहले प्रकार के चाय में 20% लाभ, दूसरे प्रकार के चाय में 20% हानि हुई। मिश्रण को किस अनुपात में मिलाकर बेचे कि 90 के भाव से बेचने पर 20। देखिए यहाँ पर तीनों पदार्थ का सेलिंग प्राइस दिया है, तो मैं आपको बताया था कि एलिगेशन कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं बनता है।
उसे आपको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला का सेलिंग प्राइस है 60, पहला का सेलिंग प्राइस है 60, दूसरा का सेलिंग प्राइस है 80 और जो मिश्रण बना है बच्चों उसका सेलिंग प्राइस है 90। तो सबसे पहले सबको कॉस्ट प्राइस बनाना है। तो पहला जो सेलिंग प्राइस है 20% लाभ पे, 20% लाभ पे मतलब ये 120% का मान है, तो कॉस्ट 100% का मान हो जाएगा 50। और ये जो सेलिंग प्राइस है ये 20% की हानि पे है, मतलब 80% का मान है, 80% का मान 80, तो 100% का मान 100% का मान 100 होगा। और ये जो सेलिंग प्राइस है बच्चों ये 20% लाभ पे है, मतलब 120% का मान है, तो कॉस्ट 100% का मान हो जाएगा 75, ठीक है। जब आप इसका एलिगेशन करोगे यहाँ घट के 25 होगा, यहाँ भी घट के 25 होगा, मतलब 1:1 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। चलिए एक और क्वेश्चन जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन। गणित की 3 कक्षाओं एक्स वाई जेड ने बीज गणित का टेस्ट किया। एक्स का औसत अंक, देखिए कक्षा का औसत अंक है, किसी विद्यार्थी का नहीं है। एक्स का औसत अंक 83, वाई का औसत अंक 76 और जेड का औसत अंक इतना है। एक्स वाई का कंबाइंड है 79, बेहतरीन। एक्स कक्षा का औसत अंक है, एक्स कक्षा का औसत अंक है 83, वाई कक्षा का औसत अंक है 76 और जेड कक्षा का औसत अंक है 85। कितने बच्चे हैं ये पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें यहां पर एलिगेशन लगा करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्ञात करना होगा। अब बताइए एक्स और वाई का 79 है, 79 है, जबकि वाई और जेड का 81 है, ठीक है। यहां देखिएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो देखिए y का मान दोनों स्थिति में 4 है, तो इनका जो नंबर होगा ये 3:4:5, इनका जो नंबर होगा ये है 3:4:5 है। मतलब x में 3 स्टूडेंट है, y में 4 स्टूडेंट है और z में 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो पूछ रहा है सभी का औसत स्कोर, तो 3 छात्रों का औसत 83। अभी मैं नॉर्मल बताता हूँ, फिर जब मैं एवरेज का थ्योरी देने लगूंगा तो बताऊंगा कि सबका एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, लेकिन अभी तत्काल मैं नॉर्मल तरीका ही देता हूं। तो सभी का एवरेज, 3 छात्रों का 83, तो 3 इंटू 83 हो गया टोटल। 4 छात्रों का 76, 4 इंटू 76 हो गया। और 5 छात्रों का 85, तो 5 इंटू 85 हो गया टोटल बटे नंबर। और नंबर है 5 4 9 3, कितना हो गया 12, कितना हो गया बच्चों 12। तो आप इसे हल करो, 9 8 24, 249, एक जगह होगा 249, 6 चौका 24, 7 चौका 28, 2 30, यहाँ देखें 425, ठीक है। 5 4 9 9 18 काट बाकी 1 4 2 6 1 7, 978, 978/12, ठीक है। तो कितना होगा, बर 8 96, 12 एकम 12.5, यानी 81.5 होगा सभी कक्षा का एवरेज, पूरी कक्षा का तीनों मिलाकर के जो एवरेज होगा वो होगा 81.5। एक उम्दा सा क्वेश्चन सीडीएस 2016 का, लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, चलिए इसको देखें। किसी आदमी का सही टाइम पर ऑफिस आने के लिए जितनी राशि मिलती है उसका मात्र आधा भाग ही उसे लेट आने पर मिलता है। प्रत्येक अनुपस्थिति के लिए 12.5 रुपया का दंड दिया जाता है। यदि किसी वर्ष अप्रैल माह में वह 4 दिन अनुपस्थित रहा और उसे कुल इतना रुपया मिला तो प्राप्ति हुई, तो कितने दिन सही टाइम पे ऑफिस गया यदि सही टाइम पर जाने के लिए 100 रुपया मिला। सुनते जाइएगा। अच्छा, अप्रैल माह है, या तो सही आया, या तो लेट आया, या तो एब्सेंट किया। एब्सेंट 4 दिन किया और हर एक दिन एब्सेंट का 12.5 रुपया कटा। हर एक दिन एब्सेंट करने का कितना 12.5 रुपया कटा है। तो एब्सेंट के लिए 12.5 गुना 4 यानी 48, 50 रुपया कट चुका है। सुनिएगा, 50 रुपया कटने के बाद इतना रुपया मिला है। सही टाइम पे आने के लिए उसे 100 रुपया मिलता है, जबकि लेट आने पर उसका आधा भाग मिल पाता है। लेट आने पर आधा भाग मिल पाता है, मतलब 100 का आधा कितना 50। अब सुनिएगा,
अगर वो अब्सेंट नहीं आया होता तो 50 रुपया उसका नहीं कटता। अगर वो अब्सेंट नहीं आया होता तो 50 रुपया नहीं कटता। ठीक है, मतलब उसे कितना मिला होता? 2300 रुपया मिला होता। 2300 मिला होता कितने दिन के लिए? तो 4 दिन, अप्रैल में होता है 30। कितना होता है? 30 डेज। 4 दिन अब्सेंट है, इसका मतलब सही और लेट मिल करके, सही और लेट मिल करके 26 दिन है। सही और लेट मिल करके, सही और लेट मिल करके 26 दिन है, क्योंकि 4 दिन अब्सेंट है। क्लियर है कि नहीं? अगर वो 26 दिन सही आता, अगर 26 दिन सही आता तो 2600 मिलता। लेकिन अगर वो 26 दिन लेट आता तो उसे 1300 मिलता। 26 गुना 50 बराबर 1300। लेकिन इस सही और लेट टाइम के लिए उसे मिला कितना? 2250 प्लस 50 माने 2300 मिला। कारण समझिए, अगर अब्सेंट काउंटिंग नहीं करें, मैं अब्सेंट को पूरी तरह वैनिश कर दे रहा हूं, खत्म कर दे रहा हूं। अगर वो अब्सेंट नहीं होता तो 50 रुपया और एक्स्ट्रा मिलता, मतलब उसे 2300 मिलता। तो 2300 जो मिलता वो सही और गलत के लिए, सही और लेट के लिए मिलता। ठीक है, तो अब आप देखें, अब आप देखें, यहां पर हो गया आपका 1000 और यहां हो गया 300। 10:3। 10:3, 13 का मान 26, तो 1 का मान 2 हो गया, 1 का मान 2 हो गया। तो लिख रहा है कितने दिन सही टाइम पे, कितने दिन सही टाइम पे? तो 10 दूनी कितना होगा? 20। 20 दिन वो सही टाइम पे आया है, 20 दिन वो बिल्कुल सही टाइम पे आया है। और 3 दूनी 6 क्या आया है? वो लेट से आया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप देख सकते हैं, मैंने कहीं भी किसी प्रकार क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो वो बेस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जामिनर, वहां तक मैं गया हूं। ऐसे फिर से आप लोग को एक बार धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है हमारे चैनल को, हमारे परिवार को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी प्रकार आप प्यार लुटाते रहिए, और कहीं भी कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। आपका भाई हमेशा आपके साथ मिलता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लव। मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। लव यू ऑल।